ऑलराइट, चलिए सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के बिग डेटा बताइए कैसे लग रहे हैं। लगातार छठे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी हरे निशान में हुए हैं बंद। थैंक यू वेरी मच। तेजी का सिक्सर लगा है। कल यूएई ने तो इतने रन ही नहीं बनाए कि हम ज़्यादा सिक्सर मार पाए, लेकिन मार्केट में तेजी का सिक्सर है। निफ्टी ने कल इंट्राडे में 12 दिनों का हाई बनाया है 25,035 का, और निफ्टी 14 दिनों के बाद 50 दिनों के डीएमए पर 24,920 के ऊपर बंद होता दिखा। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा मान लीजिए, 14 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते, 14 सेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए बैंक निफ्टी। 9 दिनों का हाई बनाया कल बैंक निफ्टी ने 54,705 का, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद हुए। ये भी एक अच्छा संकेत रहा। कम से कम ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 20 अगस्त के बाद 14 दिन की ऊंचाइयों पर बंद होता दिखा है। भले हरे निशान में 4 दिन से बंद हो रहे हो, लेकिन जो 14 दिन का हाई बना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 महीनों की ऊंचाई छूने के बाद कल सिर्फ एकमात्र इंडेक्स ऑटो इंडेक्स था जो कमजोरी के साथ बंद हुआ, और कल हमने कहा भी कि अब ऑटो इंडेक्स की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, अब इनको छोड़ दीजिए, ये बहुत बढ़ चुके हैं। एफएमसीजी भी बिल्कुल मुश्किल से हरे निशान में बंद हुआ, वो भी सेकंड हाफ की रिकवरी के लिए। अदरवाइज जो अब तक भागे हुए सेक्टर से कल थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स पर करिए फोकस। 2 दिनों में टीसीएस और इन्फोसिस की बदौलत आईटी इंडेक्स 5.5% बढ़ा है, और यहीं से निफ्टी को बड़ा सपोर्ट आता दिखा है। पहला तो ये निफ्टी को ऊपर लाने में इसका काम है, 25,000 तक पहुंचाने में। अब दूसरा ये रिलायंस। कल रिलायंस ने कोशिश की, हरकत दी कि मैं मजबूत होना चाहता हूं। 1 हफ्ते का हाई बनाया इंट्राडे में 1388 का। देखते हैं फॉलो अप बाइंग आ जाती है नहीं। एचडीएफसी बैंक 5 दिनों से हायर हाई बना रहा था, कल हायर हाई बनने पर रोक लगी। 974 का लेवल एचडीएफसी बैंक के लिए थोड़ा वो रुकावट वाला हो रहा है, उसके आसपास आते ही रुक रहा है। कल भी 973 का हाई बनाया, वहाँ रुक गया। आईसीआईसीआई बैंक का भी सेम यही हाल है। 10 दिनों से इसको 1412 पार करने में मुश्किल हो रही है। सो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी 975 के ऊपर टिकने पर, और आईसीआईसीआई बैंक में 1415 के ऊपर टिकने पर फिर फ्रेश खरीदारी का माहौल बनेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी भी वो जोश, जुनून, सपोर्ट, उत्साह, उमंग नहीं दिखा रहे बैंक निफ्टी के लिए जो हमें चाहिए। सो अभी ये थोड़े अभी भी दिल खोल के तेजी नहीं कर रहे। ठीक है, सब बड़े 25,000 के, थोड़ा तो हमको भी बढ़ना चाहिए। असली मजा जो ताकत दिखाई ना, पहले जो ऑटो ने दिखाई, एफएमसी ने दिखाई, अब 2 दिनों से आईटी ने दिखाई। 5.5% बढ़ना कुछ बात होती है। वो रीजन कुछ भी हो, चाहे वो रीजन इन्फोसिस के बायबैक का हो, जिसका हम थोड़े आगे जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आज बायबैक आने वाला है, कितना हो सकता है, क्या प्राइस पे हो सकता है, वो भी हमारी पूरी तैयारी है। और दूसरा एफएमसीजी शेयरों का जीएसटी के कट की वजह से कंजम्पशन शेयर का। तो ये 2 सेक्टर जिस तरह से बढ़े, ऑटो जिस तरह से बढ़ा, वैसा दम नहीं है बैंक में अभी भी। अच्छा हुआ है, कल कोशिश की है, बढ़िया क्लोज भी हुआ, वो मज़ा नहीं आ रहा जो बैंक्स नहीं दिखा पा रहे। बात चली गई बैंक। बिल्कुल। और सर इसके अलावा एफआईएस और डीआईएस इसके डेटा कैसे नजर आ रहे हैं? ये एफआईएस डीआईएस के डेटा में आप देखिए, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 10% के ऊपर आई है, 10 दिनों के हाई पर है। पिछली बार 26 अगस्त को आपने 14% देखी थी, उसके बाद एक्सपायरी हुई, एक्सपायरी के बाद से सिंगल डिजिट में आ गए। यूँ कह सकते हैं कि इस महीने पहली बार ही हमने डबल डिजिट में देखा है। ठीक है, कल के आंकड़ों में जो कुछ एफआईएस के आंकड़े हैं उसमें कोटक बैंक और हेल्थ केयर ग्लोबल, इन दोनों की मिलाकर 670, इनकी दोनों की ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट भी था, तो वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, 6,700 करोड़ के, 670 नहीं, एक जीरो और लगा 6,700 करोड़, क्योंकि 6,255 करोड़ की तो ब्लॉक डील आपकी कोटक की थी, 437 करोड़ की हेल्थ केयर ग्लोबल। हाँ, अब बराबर जीरो बराबर लगा है। देखो एक जीरो में क्या हो जाता है। 6,700 करोड़ की ब्लॉक डील्स के एडजस्टमेंट भी थे, और घरेलू फंड्स की लगातार 12 दिन खरीदारी होती दिखी, ये एक अच्छा संकेत है। और इस खरीदारी में एक अच्छी बात जो पूजा जी वो ये कि 29 अगस्त के बाद की सबसे बड़ी खरीदारी का आंकड़ा है लोकल फंड का भी, यानी कि इस महीने का सबसे बड़ा नंबर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हैं एफआईएस और डीआईएस के बिग डेटा। सर ग्लोबल मार्केट कैसा नजर आ रहा है? ग्लोबल के बिग डेटा जो है वो नेस्डेक और एसएनपी 500, इन दोनों ने कल इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे दोनों पे नया रिकॉर्ड बनाया। लाइफ हाई पे बंद हो रहे, सोचिए। नेस्डेक ने लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बनाया है। इस साल एसएनपी 500 23 बार नया रिकॉर्ड हाई बना चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, 23 बार, सोचो। अब ये आमतौर पर हम अमेरिका के बिग डेटा में ये इंडेक्स की बात करते हैं। आज इंडेक्स को हटा के एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, वो देखिए। कल कुछ उसे टच किया गया था, लेकिन असली एक्शन जो कल हुआ ना, कल का पूरी दुनिया का स्टार अगर कोई था तो वो सिर्फ ओरेकल। सिर्फ ओरेकल का शेयर 36% कल दौड़ा है, और मार्केट कैप में $244 बिलियन एक ही दिन में बढ़ा है। $244 बिलियन। मजे की बात है कि उनके जो फाउंडर है लैरी एलिसन, उनकी उम्र है 81 साल।
81 साल की उम्र में लैरी एलिसन साहब दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया कल उन्होंने 81 साल में। आप सोचो एक ही दिन में उनकी जो वेल्थ है 101 बिलियन डॉलर बढ़ी है, 101 बिलियन डॉलर, और अब पहुंच गई 393 बिलियन डॉलर पर। एलन मस्क साहब रह गए नंबर 2 पे और उनकी है 385 बिलियन डॉलर। सोचिए ये कमाल है, ये कमाल है। मतलब आप 80 साल तक इंतज़ार करते रहे, सोचो। अब ये इक्विटी मार्केट की खूबसूरती है, खासियत है कि किस दिन वो एक दिन आपको उतना रिवॉर्ड कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो जिस तरह का ये आगे अपने इन्होंने गाइडेंस दिया अगले 3 साल का, और अब प्रोडक्ट कंपनियों में बड़ा एक्शन हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमने ओरेकल को 4200 में यहाँ पर रिकमेंड किया था हमारे मार्केट में, और उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी, 13-14 हज़ार तक भी गया, थोड़ा ठंडा भी हुआ। कल फिर से ओरेकल में बढ़िया तेज़ी बनती दिखी 9,000। ये हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लिस्ट में था पिछले साल, और एक ही साल में, एक साल भी नहीं, 6-7 महीनों में 3 गुना हुआ था। और अब भी उस प्राइस से आप 4,364 की प्राइस से डबल से ज़्यादा है। तो ये एक स्टॉक है जो कमाल करता दिखा। तो कल कमाल हुआ है बस। बिल्कुल मजबूत, काफी शानदार गाइडेंस भी आई है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं 2 दिनों से बढ़िया तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। सर के रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, 4,300 के पास रिकमेंड किया था। 1 जून 2000 न्यू ईयर पिक के तौर पे किया था, और 112% ये स्टॉक चल चुका है। बिल्कुल सर, क्योंकि ग्लोबल की बात चली है, एक और सवाल था मेरा, क्योंकि ट्रम्प को डिस्कस किए बिना तो ग्लोबल डेटा पूरा होता नहीं है। 17 सितंबर को सर पॉलिसी है फेड की, तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या फेड चेयरमैन तक बात पहुंचेगी ट्रम्प की? बात तो पहुंची हुई है, बात तो पहुंची है, अच्छे तरीके से पहुंची हुई है, सुनते नहीं ना, सुन नहीं रहे। अभी क्या है, कल फिर से महंगाई के आंकड़े बहुत घट कर आए, ठीक है। अब ट्रम्प चढ़ गए, बोले कि पावेल साहब एक महंगाई घटे को आता जाता कुछ नहीं है, मुसीबत है, ये एकदम आफत है, ऐसा बोला उन्होंने। बिल्कुल यार देखो, ऐसा सेंट्रल बैंक के गवर्नर को, या मतलब कौन ऐसा बोलता है, वो सीधा आफत, बोले उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, ऐसे बन गया भाई वो फेड का चेयरमैन है ऐसे। मतलब हाँ, मतलब सबका अपना अपना असेसमेंट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि महंगाई है ही नहीं, और अब वो ब्याज दरें घटाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। अब चूंकि सबको पता है सितंबर में तो घटेगी, ये जो पॉलिसी है पता सबको है। अब ट्रम्प साहब की नई प्रॉब्लम, पहले तो बार बार ये डंडा मारते हैं, घटाओ 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 तुरंत करो। अब वो डंडा क्या मार रहे हैं, ज़्यादा घटाओ, उनको बड़ा कट चाहिए, 50 चाहिए। बेसिकली आइडिया क्या है, ट्रम्प का आइडिया सिंपल एक ही है। अभी उनकी लाइफ में एक ही गोल है, उधर अमेरिका का कर्ज कैसे कम करूं, ठीक है। ये टैरिफ जो लगा रहे ना, वो टैरिफ लगा के उनको जो एक्स्ट्रा टैरिफ मिलेगा, टैक्स मिलेगा, वो उससे कर्ज कम करना है। ब्याज दरें घटाएंगे, तो अमेरिका ने दुनिया भर का लोन ले रखा है, सबसे बड़ा कर्ज दुनिया में अमेरिका के ऊपर ही है। कर्ज लिया तो ब्याज चुकाना है। जैसे ही आपकी ब्याज दरें घटेगी, तो सारे दुनिया भर की ब्याज दरें अमेरिका के साथ लिंक्ड है ना, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड के साथ, वो घटेंगे तो आपका ब्याज का पैसा कम चुकाना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो चाहते हैं कैसे भी कैसे करके दुनिया को जो पैसा देना है वो कम हो जाए। वो करने के लिए अब उनको चाहिए नीची ब्याज दरें। लेकिन फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, भाई साहब मैं तो कर दूँ, लेकिन ये आप जो टैरिफ वाला बवाल कर रहे हैं, अब इनसे चीज़ें महंगी हो गई अमेरिका में। भाई हर चीज़ का इफेक्ट तो है ना, अब टैरिफ की वजह से चीज़ें जो आएगी अमेरिका में, वो पहले जितनी सस्ती तो नहीं आएगी, टैरिफ लग के आएगी तो महंगी होगी, तो महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ेगी तो मैं ब्याज दरें कैसे घटाऊँ। उनका पॉइंट उधर से, इनका पॉइंट इधर से, इस बात को लेकर चल रहा है झगड़ा। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों में से एक कुर्सी से नहीं हटता तब तक चलेगा चलता रहेगा, टेंशन ना, इसलिए एंजॉय करो। हाँ, जब अपने झगड़े की पार्टी नहीं है, तो हाँ, हम दोनों के बीच में झगड़े की पार्टी है नहीं, देन वी शुड एंजॉय। बिल्कुल, हमारे गवर्नर तो प्रोएक्टिव चल ही रहे हैं। हाँ नहीं, एक तो क्या है कि हमारे टैरिफ वाला मामला तो हमें टेंशन भी है कि क्या बोले, दो जन लड़ रहे। हिंदुस्तान में तो ये सिस्टम ही है, आप कहीं भी जाओ, और स्पेशली छोटी जगहों में तो 2 जने लड़ रहे होने तो सब लोग 2 लोग के रुक के देखेंगे कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है। अच्छा, दोनों को कोई नहीं पहचानता, फिर भी देखेगा आदमी, फिर दूसरे 2 और आएंगे, बोले भाई साहब क्यों लड़ रहे हैं, बोले पता नहीं कौन है, पता नहीं, लेकिन वो भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते करते 2 से 200 खड़े हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन लड़ रहा है, वो एंजॉय। लेकिन उसका जो मज़ा है ना पूजा जी, इतना मज़ा आता है, वैसे ही मज़ा लीजिए आप पावेल साहब का, ट्रम्प साहब का। तो चलिए, ये कुछ ग्लोबल बातें भी हुई, 17 सितंबर को नजर रहेगी, लोकल भी थी इसमें। हाँ तो क्या करते हैं, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और